हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का लेक्चर नंबर 4 ऑफ जनरल साइंस। जनरल साइंस का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं और इस वीडियो में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें आपको मिनिमम 1 से लेकर 2 क्वेश्चंस जो है रेलवे के इन एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। अभी तक हम लोगों ने टोटल 3 लेक्चर डिस्कस कर लिया, जिसमें से हम लोगों ने लेक्चर फर्स्ट में बात किया था यूनिट्स, उसके बाद हम लोगों ने बात किया था आपका मोशन ऑब्लिक रेस्ट, और थर्ड लेक्चर हमारा क्या था, फोर्स के बारे में। तो जिन लोगों ने लेक्चर अभी तक नहीं देखा भाई, मेरे भाई प्लेलिस्ट पे जाना, सारे लेक्चर आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको थ्योरी प्लस जो है यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रेलवे को मिलते हैं, इसलिए आप लोगों को कम टाइम में यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से आउटपुट आपको मिल सकता है। प्लस जो लोग बोल रहे थे कि सर इसका नोट्स का जो है PDF भी हमको शेयर कर दीजिएगा, तो वो लोग जो है ATS क्लासेस वाला जो ग्रुप है हमारा टेलीग्राम का चैनल पे, उस पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें आपको लेक्चर वाइज में जो नोट्स को जो उस पर प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आपको रिवीजन में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का लेक्चर नंबर हमारा 4 है, जिसमें से अभी तक हम लोगों ने यूनिट, काइनेमेटिक्स एंड मोशन ऑब्लिक रेस्ट, फोर्स डिस्कस कर लिया है। तो चौथा हमारा रहेगा वर्क, एनर्जी एंड पावर, वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर, इसलिए इसको बड़ा अच्छे से इस लेक्चर को सुनना हो। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वर्क बोलते हैं किसको है। देखो, कोई भी मान लो ऑब्जेक्ट जो है किसी सरफेस पे रखा हुआ है, और इस सरफेस की पोजीशन अगर अभी बॉडी की जो है अभी 1 है, और अगर इसको हम लोग 2 पोजीशन पे लाते हैं तो क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगाएंगे। तो जैसे हम लोग F फोर्स लगाते हैं, बॉडी मेरा कोई डिस्प्लेसमेंट अगर X ले लिया, तो हम लोग बोलते हैं कि इस बॉडी पे जो है वर्क डन, वर्क हो गया। तो व्हेन बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑन इट, देन वर्क इज सेड टू बी डन। तो क्या अगर हम लोग फोर्स लगाएं और बॉडी डिस्प्लेस नहीं किया, तो क्या हमारा जो है वर्क हुआ? नहीं हुआ। मतलब फोर्स में हमें ये समझ में आया वर्क में कि डिस्प्लेसमेंट होना बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी हम लोग बोलेंगे कि वर्क हुआ है। इफ़ ए बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय अ डिस्टेंस एस ऑन अप्लाइंग ए फोर्स F ऑन इट, इट वर्क डन। तो ये हो जाएगा F × S हो जाएगा इसका वर्क डन। लेकिन मान लो कि अगर क्या हो गया कि मान लो ये बॉडी है आपकी, ठीक है, आपने फोर्स लगाया, लेकिन भाई क्या क्या ना, आपने फोर्स F जो लगा रहे हो किसी एंगल पे लगा रहे हो, ठीक है। तो एंगल पे लगा रहे हो तो आपको कौन फोर्स चाहिए ना भाई, ये जो सरफेस है उसके जो थीटा अगर है तो इसका नॉर्मल वाला फोर्स चाहिए, मतलब F cos थीटा वाला जो रहता है वो आपको लेना है वर्क डन के लिए। इसीलिए यहाँ पे जो है ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा F cos थीटा फोर्स हो गया, और S जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया। मान लो कोई अगर फोर्स F लग रहा है और किसी थीटा एंगल पे लग रहा होगा, तो आप जो उस कंडीशन में वर्क जो निकालोगे, cos थीटा जो एंगल दिया रहेगा और जो फोर्स रहेगा उसका मैग्नीट्यूड, और आप क्या कर सकते हो, जो आपका डिस्प्लेसमेंट रहेगा उसको आप ये करके आप वहाँ से फोर्स निकाल लो, ये वर्क निकाल लोगे। तो वर्क कैसा, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इट्स यूनिट इज जूल। तो जूल जो होता है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर को क्या बोला जाता है, जूल बोला जाता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि भाई पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है। कि पॉजिटिव वर्क का मतलब होता है कि फोर्स हमने अप्लाई किया, ठीक है, और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब हमने जो फोर्स जो अप्लाई कर रहा हूँ किधर कर रहे हैं ना, जिधर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में, अगर तो इसको पॉजिटिव वर्क डन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसके एग्जांपल दिए हुए हैं कि व्हेन अ हॉर्स जो है पुल्स अ कार्ट ऑन लेवल रोड, ठीक है, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटेशन पुल। तो ये सब सारे एग्जांपल आपके पॉजिटिव वर्क डन के। निगेटिव वर्क डन क्या होता है कि निगेटिव वर्क डन मीन्स दैट फोर्स इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। भैया मैंने फोर्स इधर लगाया, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा, तो इसको बोलेंगे निगेटिव वर्क डन। इसका देखो एग्जांपल, व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज इज मूव टुवर्ड्स अनदर पॉजिटिव चार्ज, व्हेन अ बॉडी इज मेड टू स्लाइड ओवर ए रफ सरफेस, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि भाई रफ सरफेस में जो फोर्स जो लगती है पीछे की ओर लगती है, फ्रिक्शन फोर्स, और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किधर होता है, आगे की ओर हो रही है, तो ये आपका यहाँ पे निगेटिव वर्क डन हो जा रहा है। सिंपल सी बात है कि जिस डायरेक्शन में अगर आपने फोर्स को लगाया है और उसी डायरेक्शन में अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, तो उसको बोलेंगे निगेटिव वर्क डन। तो भाई जीरो वर्क डन कब होगा, तो आप मुझे ये बताना। अभी हमने देखा कि वर्क इज इक्वल टू होती है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या तो F × S cos थीटा, ठीक है। थीटा अगर मान लो 90 डिग्री है, आप देखते हो कि कोई कोली वगैरह जो होते हैं रेलवे स्टेशन पे, तो वहाँ पर जो अपना वो लोड आपके सर पे उठा के वो चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लोड पे उठा के चलते हैं, आप उसको क्या करते हो भाई, पैसे भी देते हो। तो आप अगर उसको बोलोगे भाई कि आपने क्या वर्क किया इस लोड को ले जाने के लिए, तो आप बोलोगे कि भाई आपने कोई वर्क नहीं किया, आपने फिजिक्स पढ़ा हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लोड है
ठीक है, लोड उसके सर के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, और भाई उसकी जो डिस्प्लेस वो जो बंदा जा रहा है वो 90 डिग्री पर लोड रखा हुआ, तो cos 90 कितना हो गया, ज़ीरो हो गया। तो बोलोगे भाई आपने कुछ वर्क ही नहीं किया, तो भाई वो कुली भी बोलेगा भाई ज़्यादा फिजिक्स मत पढ़ो। तो लेकिन ये लॉजिक सही है, ठीक है, लॉजिक क्या है, ये सही चीज़ है कि इफ़ द फोर्स इज़ परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहाँ पर जो कुली है वो अपना सर पे, तो भाई उसका लोड mg लग ही रहा होगा, लेकिन यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट उसका वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रही है, तो उस कंडीशन में जो आपकी एंगल है वो भाई 90 डिग्री बन रही थी, इसलिए इसमें जो वर्क डन हो गया क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। व्हेन अ बॉडी इज मूव्ड अलोंग अ सर्कुलर पाथ, जब कोई बॉडी भी आपकी सर्कुलर पाथ मूव करती है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, व्हेन अ कुली जो होता है ट्रेवल्स ऑन अ प्लेटफॉर्म विद लोड ऑन हिज हेड, एंड व्हेन अ पर्सन डज नॉट मूव फ्रॉम हिज पोजिशन बट ही मे बी होल्डिंग एनी अमाउंट ऑफ हैवी लोड। आप लोड भले ही अगर हाथ में पकड़ के रख लो या लोड को भले ही लेके मूव भी कर जाओ, लेकिन उस कंडीशन में आपकी वर्क डन जीरो क्यों हो जा रही है, क्योंकि लोड जो लग रही है, ठीक है, mg, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है ये एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो जा रहा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं एनर्जी क्या होता है ना। आप बोलोगे कि इट इज़ डिफाइंड एज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, भाई जिसके पास ज़्यादा एनर्जी रहेगी वो ज़्यादा ही काम कर सकता है, मतलब इसमें ये समझ में आया कि कार्य करने की क्षमता, जिसमें ज़्यादा कार्य करने की क्षमता उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है। तो इसकी एसआई यूनिट होती है क्या, जूल होती है, और सीजीएस यूनिट क्या होती है, अर्ग होती है। तो 1 जूल जो होता है इज इक्वल टू 10⁻⁻7 अर्ग होता है, ठीक है। और आपको मैंने बताया था कि न्यूटन ऐसा यूनिट फोर्स का हो गया, लेकिन 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। डाइन क्या हो गया, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। तो मैकेनिकल एनर्जी की अगर हम लोग बात करें कि ये दो एनर्जी का कॉम्बिनेशन है, ये बड़ी क्वेश्चंस पूछा जाता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मिला के बनता है क्या, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी क्या है कि अगर कोई बॉडी, ठीक है, वो अगर एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी, किस लिए, वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, अगर मोशन के कारण, ठीक है, अगर उसके पास जो एनर्जी रहती है, अगर मास एम है वेलोसिटी वी के साथ अगर वो मूव कर रहा है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी ना, आप बोलोगे ½ mv²। और अगर इसको हम लोग को थोड़ा मोमेंटम वाला हम लोग पढ़ चुके हैं कि मोमेंटम जो होता है पी, अगर मोमेंटम को पी से डिनोट करोगे तो मास इंटू वेलोसिटी होती है। तो इफ़ ए बॉडी अगर मास एम है मूविंग विद वेलोसिटी वी, देन काइनेटिक एनर्जी आप क्या बोलते हो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv²। थोड़ा सा कन्वर्जन यहाँ पे देखेंगे, इससे क्वेश्चन पूछा भी गया है बहुत सारा। तो मैंने क्या किया ना, ½ m इंटू वी था, ठीक है, और वी को फिर अलग से लिखो। अब नीचे क्या कर, यहाँ पे क्या करा, मास से डिवाइड और मास से मल्टीप्लाई। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो दो अलग अलग हमारा सेक्शन बन गया है, एम बी और एम बी, ये क्या शो कर रहा है आपको, मोमेंटम शो कर रहा था, ये भी पी हो गया, ये भी पी हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी को अगर हमको मोमेंटम का फॉर्म में लिखना पड़ेगा तो p²/2 × m हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं कि व्हेन मोमेंटम इज डबल्ड। अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखे हैं अभी ना, p²/2m। तो अगर मान लो मोमेंटम अगर डबल हो गया तो p अगर 2 टाइम्स हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगी। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर इज यूज टू रन विंड मिल। अब यहाँ बता रहा है कि भाई जो एनर्जी होती है किसके पास, एयर के पास, तो उससे हम लोग विंड मिल चलाते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो वाटर के पास होती है, जिससे हम लोग जो आपके प्लांट होते हैं, हाइड्रोलिक प्लांट होते हैं, टरबाइंस को उसमें एक अच्छी हाइट पे रखते हैं, पानी डैम वगैरह में। फिर अभी हम लोग वो चीज़ अभी हम लोग देखने वाले भी हैं कि जो डैम में हम लोग यहाँ पे पानी को रखते हैं। अब आपने अभी पीछे स्लाइड में देखा था कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है ये कॉम्बिनेशन होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस अपने काइनेटिक एनर्जी। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जो डैम होता है जहाँ पे पानी स्टोर करके रखते हैं, देखना वो हमेशा थोड़ा हाइट वाला, मतलब थोड़ा ऊंचा जगह पे रखा जाता है। क्यों, क्योंकि मान लो अगर वो एच हाइट पे अगर ज़मीन से रखी हुई रहती है, और मान लो m kg आपका मास अगर मान लो उस वाटर का है डैम के अंदर में, तो जी ग्रेविटी तो हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लगती है। तो एक एनर्जी जो आपकी निकल के आती है mgh, पोटेंशियल मतलब स्थितिज ऊर्जा, मतलब किसी स्थिति के कारण, मतलब उसकी स्थिति अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है सरफेस पे है, मान लो सरफेस पे ही है, कोई हाइट नहीं है, तो उसकी गतिज ऊर्जा अब यहाँ पे जीरो हो जाएगी। अगर उसको एच हाइट उठा के कहीं पे अगर रख देंगे तो उसकी जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी mgh हो जाएगी। जैसे ही मान लो अब हमने क्या किया, इस डैम को खोल दिया, तो पानी जो होता है यहाँ पाइप के सहारे, मान लो यहाँ पे टरबाइन वगैरह लगी रहती है, तो ये टरबाइन को यहाँ पे टकराएगी। तो यहाँ पे जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी थी, अब पानी की जो है पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी,
काइनेटिक एनर्जी में। ये काइनेटिक एनर्जी जो है क्या करेगी, इन टरबाइन के ब्लेड्स में जब लगेगी तो ये टरबाइन मेरा घूमने लगेगा ना, मतलब फाइनली इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर लिए, मैकेनिकल एनर्जी में। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि भाई पानी तो है, उसके पास एक ही एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे एनर्जी का क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है। इसीलिए आप लोग यहाँ पे पढ़ते हो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मतलब एनर्जी जो रहता है इस पूरा ब्रह्मांड में उसको उत्पन्न भी नहीं किया जा सकता है और उसको बर्बाद भी नहीं किया जा सकता। मतलब क्या होता है कि एनर्जी का जो फॉर्म होता है, उसका रूप होता है, उसका रूप खाली चेंज होता है कि अच्छा यहाँ पे जो पानी अगर मान लो एक डैम में अगर वहाँ पे उसको बांध कर रख लेते हैं एक जगह पे अगर एच हाइट पे, तो उसकी वहाँ पे एनर्जी होगी जो होगी वो होगी स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब यहाँ से पानी खोल देंगे तो वही पोटेंशियल एनर्जी हमारी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। और यहीं पर देखो हमारा सिस्टम लगा के रख दिए हैं टरबाइन, ये काइनेटिक एनर्जी मान लो अगर हाफ MV² से अगर यहाँ पे आ रही होगी और जब टरबाइन के ब्लेड्स पर टकराएगी तो यहाँ पर ये घूमने लगेगा तो ये कन्वर्ट हो गई मैकेनिकल एनर्जी में। और यहाँ से शाफ्ट वगैरह लगा के फिर उसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर ले जाते हैं, किसमें, जनरेटर वगैरह लगा हुआ रहता है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो मतलब आप समझ सकते हो पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया है। तो अब जब हम लोग बुलेट फायर करते हैं ना गन पेयर से टायर के, ड्यू टू इट्स काइनेटिक एनर्जी के कारण ही वो आगे की ओर बढ़ती है। तो इफ़ ए बॉडी इज मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल देन इट्स काइनेटिक एनर्जी सेम एट ऑल पॉइंट्स। देखो हॉरिजॉन्टल सर्कल का कहने का क्या मतलब कॉन्सेप्ट होता है कि देखो मान लो अगर कोई स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ पे पाथ अगर दिख रहा होगा, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन भले आपको अभी यहाँ पे दिख रहा होगा, लेकिन हो सकता है किसी इनफाइनाइट एक पॉइंट के कारण ये स्ट्रेट लाइन भी क्या कैसा रहेगा, ये सर्कुलर पाथ रहा होगा। तो अगर मान लो कि कोई भी बॉडी अगर मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कल में, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी हाफ MV² तो भाई सेम रहेगी हर जगह एट ऑल पॉइंट। बट इफ़ इट इज़ मूविंग इन अ वर्टिकल सर्कल, ठीक है, अगर वो वर्टिकल सर्कल में अगर वो मूव करती है देन इट्स काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट, ठीक है, ये सब यहाँ पे बोला गया। बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी है कि ये एनर्जी जो पोजेस होता है किसी भी बॉडी में जो होती है वो उसकी पोजीशन के कारण होती है। पोजीशन मतलब क्या, अर्थ के सरफेस से कि कितनी ऊंचाई पर जो है मान लो कोई ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से जो एनर्जी होती है, ठीक है, उसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। सपोज कोई बॉडी इज रेज टू ए हाइट h अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh, m इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एच इक्वल टू हाइट हो गया। कि व्हेन अ बॉडी इज फॉलिंग डाउनवर्ड्स, तो उसकी जो बॉडी जब मान लो यहाँ पर रखा हुआ तो एच हाइट पे, तो उसकी एनर्जी क्या mgh है। अब ये बॉडी जो है गिरने लग रही है, तो मैंने क्या बताया कि एनर्जी जो होती है वो ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही उसको बर्बाद किया जा सकता। अब ये mgh जो यहाँ पर है और जो बॉडी फॉल होगा तो ये एनर्जी mgh चेंज होकर क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जब फॉलिंग देन पोटेंशियल एनर्जी गोज टू चेंजिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। मतलब अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ ले कि जब कोई बॉडी फॉल होती है गिरती है तब उसमें क्या क्या दिखता है आपको, तब बोलोगे कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो कम होती है और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वुंड स्प्रिंग ऑफ ए क्लॉक इज यूज टू ड्राइव द हैंड्स ऑफ द क्लॉक। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर जो डैम में होते हैं उसको हम लोग टर्बाइंस को घुमाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस करते हैं यूजिंग द जनरेटर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये क्या होता है भाई, ए नॉन डिसिपेटिव फोर्स इज नॉन एज कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब नॉन डिसिपेटिव वैसे फोर्स जो भैया गायब नहीं हो सकते हैं। डिसिपेट का मतलब क्या होगा ना भैया, घिस के खत्म हो जाना। ग्रेविटेशनल फोर्स कभी खत्म होगा नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कभी खत्म होगा चार्ज में के बीच नहीं होगा। तो इन नॉन डिसिपेटिव फोर्स जो होता है उनको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। और अगर जो नॉन कंजर्वेटिव है, मान लो कि ये सारे क्या है कंजर्वेटिव है, और कुछ ऐसे फोर्स जो नॉन कंजर्वेटिव होते हैं उनको बोला जाता है डिसिपेटिव फोर्स। जैसे फ्रिक्शन फोर्स होता है, विस्कस फोर्स होता है। फ्रिक्शन फोर्स मान लो क्या होता है भाई कि दो अलग अलग सरफेस के बीच में जो मोलिकुलर का बॉन्डिंग होता है जिसके कारण ये जो होता है मोशन को रेजिस्ट करता है और पीछे की ओर लगती है फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन अगर आप इसको पॉलिश कर दो, ठीक है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स क्या हो सकता है, डिसिपेट हो सकती है, खत्म हो सकती है। विस्कस फोर्स होती है, विस्कस फोर्स जो होती है, विस्कोसिटी मान लो किसी लिक्विड में है या आपके गैसेस में है तो इसको भी घटाया और बढ़ाया जा सकता है, इसलिए इसको बोला जाता है क्या, डिसिपेटिव फोर्स। और जो नॉन डिसिपेटिव फोर्स जिसको ख़त्म कभी नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। थोड़ा सा बस एक समझना था। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, बचपन से सुनते आए हो कि एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड। मैं आपको समझाया था कि आप जितना भी एनर्जी सुनते हो, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, आप मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये एनर्जी का अलग अलग नाम है, ठीक है। जैसे मान लो कि
किसी गाड़ी के अंदर में जो पेट्रोल होता है, उस पेट्रोल में जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं केमिकल एनर्जी, हाइड्रोकार्बन उसमें रहता है। ये केमिकल एनर्जी जो होता है जब इसमें हीट लगाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाती है, क्या आग लगता है तो हीट एनर्जी में। अब ये जब इंजन में हीट एनर्जी उत्पन्न करती है तो एक हाई प्रेशर फोर्स जो पिस्टन के अंदर ऊपर लगता है, तो ये हीट एनर्जी हम लोग किस में कन्वर्ट करके ले जाते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में। आप देख लो केमिकल एनर्जी छुपा हुआ था उस पेट्रोल में, आपको दिख तो नहीं रहा होगा, लेकिन इसी एनर्जी को हम लोग यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिए। तो आप यहाँ पे एनर्जी का जो अलग अलग नाम जो है चेंज हो रहा है, लेकिन एनर्जी तो एनर्जी है। जितना आप यहाँ पे केमिकल एनर्जी थी, अब डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सिस्टम मान लो बनाए हों, ताकि जैसे यहाँ पे हीट जब वो केमिकल से हीट में कन्वर्ट होता है तो कुछ लॉसेस होते हैं, उसका कुछ पार्ट जो होता है मैकेनिकल एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट कर पाते हैं। फिर मैकेनिकल एनर्जी में पूरा नहीं कन्वर्ट कर पाते क्योंकि उसमें फ्रिक्शन एनर्जी में जो है थोड़े से लॉसेस हो जाती हैं। तो आप देखोगे तो इन सभी एनर्जी को मिला के फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, केमिकल एनर्जी के बराबर आ जाएगी आपकी। तो आप ये समझो कि अगर आप एक इंसान हो तो एक टाइम में अभी आप किसी के बेटा होंगे, ठीक है, सब सेम चीज़ अगर आपकी जब शादी हो जाती है तो आप किसी के, जब आपके बच्चे होते हैं आप उनके पिता हो जाते हो, फादर बन जाते हो। मतलब आदमी तो वही है लेकिन उसके अलग अलग रूप हुआ है, समझ रहे हो मेरी बात। इसी तरह एनर्जी को समझो, एनर्जी तो वही होता है बट उसकी जो अलग अलग फॉर्म होती है वो चेंज होती रहती है, उसी को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोल देते हैं। द सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी जो होती है इन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट एट ऑल टाइम। आइसोलेटेड सिस्टम वो एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे ना ही उसके अंदर में कोई मास आ सकती है, ना भाई बांस बाहर जा सकती है, ना हीट अंदर आ सकता है, ना हीट बाहर जा सकता है, ठीक है। जैसे पूरा हमारा एक ब्रह्मांड यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर में ही सब कुछ आता है, तो वो कैसा सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, अब यहाँ पे देखो अलग अलग एनर्जी का किस तरीके से हम लोग कन्वर्जन करते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं एक रूप से दूसरे रूप में। जैसे हीट इंजन होता है, इसमें क्या होता है कि हीट एनर्जी को हम लोग चेंज करते हैं किस में, मैकेनिकल एनर्जी में। जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है लाइट एनर्जी में। अगर कोई कोयल या ऑयल जो होती है वो बर्निंग होता है तो उसमें केमिकल एनर्जी जो होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सोलर सेल जो होता है सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। गिटार जो बजती है उसमें जो मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। माइक्रोफोन जो होती है उसमें साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। लाउड स्पीकर जो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करके देता है। बैटरी जो होती है केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देगा। इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है और वो घूमता है तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। कैंडल जो होती है जो उसकी केमिकल एनर्जी जलती है, ठीक है, तो उसके पास केमिकल एनर्जी जो रहती है उसको आपको हीट एनर्जी देती है। तो इतने सारे आपकी हीट के इस तरह से कन्वर्जन अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। पावर क्या होता है भाई, आपने समझा कि व्हाट इज़ वर्क, कि व्हेन वी अप्लाइड अ फोर्स एंड द बॉडी डिस्प्लेस्ड देन वी सेड वर्क इज़ डन, मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फिर हमने देखा कि एनर्जी, व्हाट इज़ एनर्जी, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, किस क्षमता से आप वर्क कर रहे हैं उसको हम लोग एनर्जी बोलते हैं। जो जितना ज़्यादा वर्क करेगा उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा रहेगी। अब जो वर्क होता है, ये पावर जो होता है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब आप जो काम कर रहे हो टाइम के रेस्पेक्ट में अगर उस चीज़ को अगर हम लोग देखने लगेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं कि पावर। कोई आदमी अगर सेम काम अगर कम टाइम में कर देगा तो उसको बोलेंगे उसके पास क्या है, ज़्यादा पावर है, समझ रहे हो, ठीक है। कोई काम को मान लो कि 1 घंटे का काम है, कोई बंदा 2 घंटे में उसको लगा रहा है, कोई 1 ही घंटे में करके आपको दे रहा। तो जो 1 घंटा में आपको करके दे रहा था बोलोगे भाई उस आदमी के पास पावर ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि सेम काम वो कम टाइम पे करके आपको दे रही है। तो पावर इक्वल होगी वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। इसकी ऐसा यूनिट होती है वॉट या तो जूल पर सेकेंड। ये एक स्केलर क्वांटिटी आपको पता होना चाहिए। और बहुत सारा कन्वर्जन यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 किलोवाट मतलब किलो की जगह 10⁻3, मेगा की जगह 10⁻6, हॉर्स पावर्स तो भाई बहुत पूछा जाता है 746 वाट होता है। 1 वाट सेकंड, तो वाट ये 1 जूल कैसा आया, तो वाट वाट की जगह क्या होगा ना, वाट की जगह होगी आपका जूल पर सेकंड और पहले से सेकंड, ये सेकंड सेकंड कट जाएगा तो सिर्फ जूल बचेगा। 1 वाट तो होता ही है 1 जूल पर सेकंड। 1 वाट आवर, ठीक है, ये 36 जूल कैसे आता है, देखो वाट जो होता है जूल पर सेकंड और 1 घंटे को अगर आप सेकंड में कन्वर्ट करना तो 3600 सेकंड होता है, तो ये सेकंड सेकंड कट जाएगा तो 3600 जूल बचेगा आपका। और वहीं पे अगर किलो लग जाएगा तो 10⁻3 अलग से लगा दो यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक है। टॉर्क क्या होता है कि एक ऐसा फोर्स जिसके कारण हमको टर्निंग इफेक्ट अगर मिलता है, मान लो आपने कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, आपने उसमें एक फोर्स लगाया और वो टर्न हो रहा, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, टॉर्क बोलते हैं। कि द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन ए बॉडी इज नोन एज द मोमेंट ऑफ द फोर्स, और टॉर्क बोलेंगे। तो टॉर्क की जगह एक वेक्टर क्वांटिटी है कि हमें पता रहेगा कि किसी बॉडी में जब हम लोग फोर्स लगाएं तो वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और जो ट्राइंगल लॉ को फॉलो करता है, जैसे पर डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, वेट हो गया, ठीक है,
फोर्स होगी, ये सब सारे ये आपके वेक्टर क्वांटिटी है। तो टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया इसमें, ठीक है। तो आप बोलोगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो आपका वर्क का भी आ रहा था, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट अलग है, ठीक है। वहाँ पर फोर्स में क्या हो रहा था कि ये वर्क में क्या हो रहा था कि आपने एफ फोर्स लगाया बॉडी डिस्प्लेस करके, यहाँ पे आप फोर्स लगाने से क्या होगा कि आपको टर्निंग इफेक्ट दिखेगा, वो चीज़ मुड़ेगा। जैसे आपने कभी देखा कपड़ा को आप दोनों हाथ से मोड़ते हो तो उसमें उस तरह से वहाँ टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, मतलब आप वहाँ पर टॉर्क लगाते हो। कोई भी रेंज मतलब रेंज से हम लोग कोई नट को कसना होता है तो उसमें क्या लगाता है, टॉर्क लगाते हैं हम, ठीक है। उसमें टर्निंग इफेक्ट आएगा फोर्स लगाने से, तभी उसको हम लोग टॉर्क बोलेंगे। तो टॉर्क का भी जो यूनिट होती है भाई ये होता है न्यूटन मीटर, या तो इसको जूल बोल सकते हो। ये सेम यूनिट आपको देखो, ये सेम यूनिट आपकी वर्क की भी होती है, एनर्जी की भी यही यूनिट होती है, ठीक है। तो अब आते हैं सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे ये सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि हमने स्टार्ट किया था कि भाई वर्क क्या होता है, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन, एनर्जी क्या होती है, उसकी यूनिट क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी जो होती है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का कॉम्बिनेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन हम लोगों ने समझा। फिर पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो देखा हम लोगों ने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखे हम लोग कि कैसे कैसे एनर्जी का जो है कन्वर्जन होता है, अलग अलग एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन भी देख लिया हम लोगों ने, पावर भी देखा, ठीक है, टॉर्क भी देखा। नाउ अब आपके टेस्ट की बारी आ गई कि आप देखते हैं कि भाई कितना अच्छे से अपना लेक्चर को सुना, ताकि आप क्वेश्चन का आंसर कर सको। आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके सबसे पहले मन में सोचना कि आंसर क्या होगा, उसके बाद वीडियो को देखना, ठीक है। What will be the value of the kinetic energy of a moving body with mass m, its speed is double from v to 2v। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई काइनेटिक एनर्जी जो होती है इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब v पहले जो v को 2v कर दोगे तो v की जगह 2v हो जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा, 4v स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपको नहीं लगता काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। और रेज्ड हैमर पजेज, मतलब आपके पास कोई अगर हैमर को जो होता है नीचे से अगर ऊपर उठाते हो, तो हैमर को जैसे ऊपर उठाओगे एच हाइट पे, उसकी कुछ मास रहेगी, नीचे जी ग्रेविटी लगेगा, तो उसके पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी, एम जी एच, जिसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। तो कोई भी आंसर अब यहाँ पे दे रहे हो उसके पहले आप वीडियो को पॉज करो और सोचो, उसके बाद ही आपने यहाँ पे देखो आंसर को जो मैं बता रहा हूँ। वेर कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज रिलीज इट कन्वर्ट्स पोटेंशियल एनर्जी इनटू, जो कंप्रेस मान लो स्प्रिंग बचपन में देखते हो खिलौना वगैरह जो होता है उसको पहले चाबी लगाते हैं तो स्प्रिंग क्या होता है, दबते जाता तो उसके पास क्या एक पोटेंशियल एनर्जी आती है जो कन्वर्ट कर देता है फिर उसको क्या मोशन में, तो उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी हो जाएगा। विच इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट डज नॉट अकर वाइल राइडिंग अ बाईसाइकिल, जब आप बाईसाइकिल चलाते हो तो कौन सी एनर्जी नहीं रहती है, मैकेनिकल तो रहेगी ही, काइनेटिक भी रहेगी, पोटेंशियल भी रह सकती है, ठीक है, बट केमिकल एनर्जी नहीं रहेगी, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। आई होप आपको डिस्कशन यार अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना यार, अप्रिशिएट करना सीखो दूसरों का हार्ड वर्क को। बहुत मेहनत मेरे को भी लगती है यार कि सारे क्वेश्चन को तो सबसे पहले मैंने PYQ का एक जगह नोट किया, फिर उसके बाद यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन छाट के लिख रहा हूँ, तो यार बड़ा मेहनत लगता है। तो मैं सोचता है चलो मेरा मेहनत से अगर किसी भी बंदे को बेनिफिट हो जाएगी तो ये मेरा मेहनत सफल होगा, ठीक है। बाकायदे आप वीडियो का रिस्पॉन्स जो होता है फीडबैक में ज़रूर देते रहना। द काइनेटिक एनर्जी पे बॉल जिसकी जो है वेट इतनी है, मतलब उसकी जो मास दे के रखा हुआ है, वेलोसिटी दे के रखा हुआ था कितना, हाफ एम बी स्क्वायर, तो हाफ मास हो गया 0.5 वी स्क्वायर, मतलब 4×4=16, तो ये आपका हो गया, ये तो 1/2 हो जाएगा, 0.5 का मतलब ये 4 आ रहा है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। मैकेनिकल एनर्जी इज द कम्बिनेशन होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कम्बिनेशन होता है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है कि अ बॉल ऑफ 0.1 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट व्हेन इट इज फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो भाई जब आपको पता है कि वर्क डन पूछा है तो आपको पता है कि ये यहाँ पे इसकी वेट जो रहेगी वो mg नीचे की ओर लगेगा, और इसमें जो डिस्टेंस जो है ये कितना, ये 2 मीटर का डिस्टेंस से फॉल होगा, तो mg इंटू एच कर दो, तो 0.1 इंटू जी जो यहाँ पे 9.8 लेने के लिए बोला, और हाइट कितना 2 है, तो इसको जब आप यहाँ पे सोल्व करोगे 1.96 जूल आपका आंसर आएगा, आंसर ये आ जाएगा। क्वेश्चन में 8 क्या, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट 10 मीटर, इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड एंड रीबाउंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 2.5 मीटर ड्यूरिंग द कोलिजन, द परसेंटेज लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बताओ। तो सबसे पहले तो आपको देखना कि अब बॉल कहाँ से ड्रॉप हो रहा है भाई, वो 10 मीटर की जो है हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है, और वो रिबाउंस हो रहा है ओनली कितना 2.5 तक, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट निकालना, काइनेटिक एनर्जी सेकंड निकालना है, उसके बाद ठीक है आपको पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी रहती है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में ही कन्वर्ट हो जाएगी, एम हो गया जी हो गया, ये तो सारा चीज़ कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है।
तो आप क्या कर सकते हो कि हाइट के फॉर्म में जो होता है एक अपना चीज़ निकालो, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो रही है, ठीक है, डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो इससे काइनेटिक एनर्जी की लॉस निकल के आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करके देखना, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, लेकिन अगर नहीं बनेगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, फिर अगले वीडियो के स्लाइड में इसको मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसका आंसर मैं बोल दे रहा हूँ, इसका आंसर आपका 75% आएगा। व्हाट डज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज विथ, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है। तो भाई काइनेटिक व्हाट डज काइनेटिक एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज विथ, तो हमें पता है कि मास तो कांस्टेंट रहेगा, तो भाई वेलोसिटी मतलब स्पीड के साथ ही वो बढ़ेगा, तो इसलिए इसका आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। मास तो कांस्टेंट रहेगा, इसलिए मास आंसर नहीं होगा। इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी बिकम्स 2 टाइम्स इट्स इनिशियल वेलोसिटी, इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स n टाइम्स इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। ये चीज़ हम लोग सेम चीज़ देखे थे कि अगर वेलोसिटी को v से बढ़ाकर 2v किया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ठीक है। तो बोला कि काइनेटिक एनर्जी n टाइम्स हो जाता, तो वो n का वैल्यू कितना होगा, तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी k इक्वल टू होता है हाफ mv²। तो ये काइनेटिक एनर्जी 1 हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी जब 2 लिखोगे तो v की जगह यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो ये 4 आ गया, तो 4 उसके बाद ये काइनेटिक एनर्जी 1 जो रहता था वही होगा, तो ये n टाइम्स बोला, तो ये n कितना था 4 हो जाएगा, तो इसका आंसर भी हो गया। अगला क्वेश्चन 11 देखो क्या है कि व्हाट हैपेंस टू द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी एज इट फॉल्स डाउन फ्रॉम हाइट। मैंने बताया था कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी जो होता है फॉल होता है तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या होगी ना, कम होगी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। वही ऑप्शन ढूंढना, देखो कहाँ पे है कि इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, गलत। देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी, गलत। इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज वाइल इट्स काइनेटिक एनर्जी जो होता है इंक्रीजेज। mvh जो है कन्वर्ट होने लगता है किसमें, हाफ mv² में, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग पावर बोलते हैं। पावर की जो यूनिट होती है वॉट होती है, वाट को हम लोग जूल पर सेकंड बोलते हैं। प्रेशर इक्वल हम लोग जो है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। फोर्स सबको पता है ये मास इनटू एक्सेलरेशन होती है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ, तो पोटेंशियल और काइनेटिक का सम होता है, देखो कहाँ पे आंसर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी बिकम्स 256 टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू देन द न्यू लिनियर मोमेंटम कितना होने वाला है। तो पहले आपको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी होता है ये हाफ mv² होता है। अगर इसको मोमेंटम का फॉर्म में लिखते हो तो ये p²/2m लिखते हो, ठीक है। तो अगर इसने पूछा कि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बिकम्स 256 टाइम हो जाती है, मतलब यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में जो है एक रिलेशन बना हो, तो क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी अगर उसको हम सिर्फ k डिनोट करें और यहाँ p, ठीक है, तो k1p1² इक्वल टू k2p2²। अब समझो ये क्या है कि कंडीशन 1 में k1 मतलब काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट कंडीशन, p1 मतलब आपका मोमेंटम फर्स्ट कंडीशन में, m तो कांस्टेंट रहेगा मास है। तो पहले वो क्या बोल रहा है कि इफ़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी बिकम्स 256 टाइम तो इट्स इनिशियल वैल्यू, तो यहाँ इनिशियल वैल्यू k1 था, k2 जो हो जा रहा है कितना हो जा रहा है, k2 जो आपका हो जा रहा है वो 256 टाइम्स k1 हो जा रहा है, ठीक है। तो न्यू लिनियर मोमेंटम p2 कितना हो जाएगा, तो p2 कितना हो जाएगा भाई, देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, सिर्फ रेशियो कर दो इसको यहाँ पे, तो रेशियो कैसे करोगे, तो p2 इज इक्वल टू k1, ठीक है, p2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ये आपका k1/256, सॉरी ये रिलेशन जो बनेगा ये मैंने गलत रिलेशन यहाँ पे बना दिया है। यहाँ पे इसकी जो रिलेशन आपकी बनने वाली है वो बनेगी काइनेटिक एनर्जी k1/p1² बनेगी, ठीक है, इज इक्वल टू k2/p2²। तो p2 हमें निकालना है, तो p2 का स्क्वायर इज इक्वल टू वो हो गया p1², ठीक है। p2 इज इक्वल ये p2 इधर जाएगा, p1 इधर जाएगा, फिर आपके यहाँ पे k2 तो ऊपर में रहेगा ही अपन k1 का k2/k1। तो यहाँ पे इन्होंने बोला k2 जो है ये हो जाएगा 256 टाइम ऑफ k1, ठीक है, k1 तो कट जाएगा। अब यहाँ पे p1 है, अब p2 है, इसको अंडर रूट ये चला जाएगा, तो p1 का स्क्वायर है, तो ये भाई ये तो p बाहर आएगा ही, ठीक है, जो मोमेंटम है फर्स्ट वाला, और 256 जो यहाँ पे दिया हुआ है ये 16 का स्क्वायर होगा, मतलब 16 गुना हो जाएगा, यही चीज़ यहाँ पे पूछा, 16 टाइम्स द इनिशियल वैल्यू, इसलिए आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी मेजर्स द रेट ऑफ वर्क डन। तो रेट ऑफ वर्क डन फिर अभी मैंने बताया था पावर को बोला जाता है। मॉन हैविंग अ मास 40 kg रन्स अप ए स्टेयर केस ऑफ 50 स्टेप्स इन 10 सेकंड में वो चलता है। इफ़ द हाइट ऑफ ईच स्टेप इज 15 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द पावर। देखो पावर इक्वल टू होता है वर्क पर यूनिट टाइम, ठीक है, वर्क पर यूनिट। अब यहाँ पे वर्क देखो कितना मास m दे के रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे
वर्क जो होता है आपने पढ़ा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। एनर्जी पर यूनिट टाइम भी आप उसको पावर बोल सकते हो। तो ये कैसे निकलेगा, m = 40 दे के रखा है। जब वो सीढ़ी पे चढ़ेगा मान लो इस तरीके से, तो वो जी तो उसको नीचे हमेशा लगेगा, 10 मान के चलते लग रहा होगा। और वो जो है 50 स्टेप चढ़ता है, ठीक है, 50 स्टेप चल रहा है। हर एक स्टेप की कितनी है आपकी लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो 50 इंटू 15 को अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 0.15 हो जाएगा। ये तो आपको वर्क, मतलब ये आपका निकल के आ गया वर्क के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में बोल सकते हो। ऊपर वाला जो पोर्शन हो गया डिवाइड कर दो टाइम, टाइम कितना 10 सेकंड। अब इसको सोल्व करो आप, तो सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे आएगा 100, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 0 2 0 3 0, तो ये 3 0 कैंसिल, 4 5 जा 20 इंटू 15, तो ये 15 दूनी 30 = 300 आ रहा था। तो ये 300 वाट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे आते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। व्हाट डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग बॉडी डिपेंड्स अपॉन, भाई ये हाफ mv² होता है। देखो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो ये तो भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं, इसका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, ये हाफ mv², आंसर बी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज वर्क नॉट डन, अश्विन इज रनिंग, ठीक है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा तो वर्क डन है। और अश्विन इज वॉकिंग, इसमें भी वर्क होगा। अश्विन इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो इसमें वर्क डन नहीं होगा। यहाँ पे बस, यहाँ पे मतलब डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे होगा ही नहीं, वहाँ पे वर्क डन होगा नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा भाई कि अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग पोजेस मोर एनर्जी देन अ स्प्रिंग ऑफ नॉर्मल लेंथ बिकॉज द कंप्रेस्ड स्प्रिंग हैज़, तो कंप्रेसर स्प्रिंग कंप्रेस करके हम लोग क्या रखते हैं वहाँ पे, उसमें पोटेंशियल एनर्जी उसमें भर कर रखते हैं, ठीक है। इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। व्हाट इज द अकाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन अ बॉडी मूव्स अंडर फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एट डिस्टेंस 1 मीटर द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो भाई हमें पता फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 1 इंटू 1 कर दो तो 1 जूल आ गया, ठीक है, आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 23 क्या बोलता है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ 0.5 kg इज रेज टू हाइट इतना, द वर्क डन इन द प्रोसेस इज, तो ये भाई पोटेंशियल एनर्जी mgh कर दो और इसमें बताओ मेरे को क्या आंसर कितना आ रहा है। कुछ नहीं कर रहा, मास दिया हुआ है, जी आपका दिया हुआ, एच दिया हुआ, ठीक है। तो 5 दूनी 10 और 98, तो ये आंसर सी होगा। चलो मैंने ही बता दिया। क्वेश्चन 24 क्या, अ मैन लिफ्ट्स लगेज ऑफ 25 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स ऑन हेड 2.5 मीटर अबव द ग्राउंड, इफ द वैल्यू ऑफ जी इज इतना देन द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज, तो इसमें पूछा कि वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। देखो इसमें जो है कि लगेज में उसने कितना वर्क किया, इसमें वो चल नहीं रहा, ये नहीं बोला कि सर पे रख के चल रहा तो वर्क कितना, नहीं, लगेज जो है नीचे रखा हुआ था उसको वो ऊपर उठाया, तो नीचे से ऊपर जब उठाएगा तो वो एच हाइट उठा भी तो रहा। तो इस कंडीशन में जब लगेज के बारे में बोला कि लगेज में कितना वर्क डन किया है, इंसान का नहीं पूछा था, इसमें mgh नॉर्मल कर दो, तो m कितना देकर 25, g है भैया 10 और h है 2.5, तो ये 25 25 625 आ रहा, मतलब ये आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। तो चलो ये सारे क्वेश्चंस और भी थे, लेकिन मुझे लगा कि इतने सारे में आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। और आई होप आपको ये डिस्कशन बड़ा ही अच्छा लगा होगा। और इसका जो है आपको टेलीग्राम में मैं आपको नोट्स का जो है आपको एक PDF सेंड कर दूंगा। और वीडियो का यार फीडबैक देकर जरूर जाना दोस्त, बड़ी मेहनत लगती है मेरे को भी, टाइम वगैरह निकाल के मैं चाहता हूँ यार कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करूँ, ठीक है, इसलिए मैं भी थोड़ा टाइम निकालता हूँ, मेरे को भी अच्छा लगता है पढ़ाने में। तो फीडबैक बहुत मायने रखता है, एक लाइक आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और कुछ अच्छी लगा चीज़ तो उसको सब्सक्राइब भी करो चैनल को, और दोस्तों के साथ इसको शेयर करना, ताकि बोला ही जाता है कि एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है कि जितना बांटोगे बढ़ेगा, इससे घटेगा आपका नहीं, ठीक है। चलो फिर जो भी आपका राय हो, डाउट हो, उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।